Now the first article, hexavalent vaccine. एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट करी गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा और उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जो पुराने वाले वैक्सीन हैं उनको रिप्लेस कर देंगे हेक्सावेलेंट वैक्सीन के साथ। अब ये हेक्सा का मतलब है 6, वेलेंट इंडिकेट कर रहा है कि 6 तरह की बीमारियां इसमें आएंगी। नाउ हेक्सावेलेंट वैक्सीन की जगह पे पहले क्या था, पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटा का मतलब क्या आ गया, 5, तो इसमें 5 तरह की बीमारियां थी। जैसे डीपीटी आती है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, आपका टेटनस आ गया, ठीक है। ये कुछ बीमारियां हुआ करती थी जो कि इस वैक्सीन के अंदर एडिड थी। अब होता क्या है, बच्चा छोटा होता है और जब बच्चा छोटा होता है उसको मल्टीपल वैक्सीन दी जाती हैं इनिशियल स्टेजेस पे ही। अब बोला एक तो नंबर ऑफ इंजेक्शन अपने को रिड्यूस करने हैं एंड नंबर 2 बूस्टर डोज भी दी जाती है कि कोई चांस ही ना बचे कल को ये बीमारी है तो उसके लिए बूस्टर भी दिया जाता है। कई बार इंजेक्शन फॉर्म में होता है, कई बार वो ओरल फॉर्म में भी दिया जाता है। जैसे कोविड-19 की याद होगी, पहले 2 वैक्सीन लगी थी, उसके बाद क्या बोला था कि बूस्टर भी दिया जाएगा। तो बूस्टर इज लाइक जो पहले आप ऑलरेडी वैक्सीन दे चुके थे उसी को पंप करना कि वो अपना इफेक्ट ठीक से कॉज कर सके। अब उसी चीज में क्या बोला कि अब हम कैसी ऐड करेंगे, हेक्सावेलेंट वैक्सीन, मतलब एक ही वैक्सीन चलेगी 6 टाइप की बीमारियों के लिए। और वहीं पर जब आपने एक दिन डेंगू की वैक्सीन के बारे में स्टडी करा था तो उसमें हमने क्या देखा कि इसकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी सारी आ रही हैं कि आप एक ही वैक्सीन बना रहे हो और एक ही वैक्सीन के अंदर 6 टाइप की बीमारियों को क्योर तो नहीं बोलेंगे, प्रिवेंट करने की ट्राई कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपने देखा कि जब आप एक ही वैक्सीन बनाते हो मल्टीपल डिजीज के लिए या मल्टीपल सीरो टाइप्स के लिए तो उससे प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पर अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला कि हम हेक्सावेलेंट वैक्सीन के ऊपर काम करेंगे ताकि जो बच्चों को नंबर ऑफ वैक्सीन दी जाती हैं वो नंबर रिड्यूस करा जा सके। तो ये तो आ गया इसका कॉन्टेक्स्ट। नाउ ये स्टडी किस किसने कंडक्ट करा जो कि आपके लिए याद रखना जरूरी नहीं है, पर एक बॉडी याद रख लेना, गावी, ये भी वैक्सीन अलायंस ही है एक तरह से। तो इन्होंने भी ये स्टडी कंडक्ट करी कि हेक्सावेलेंट वैक्सीन जो होती है वो काफी इंप्रूव कर सकती है इस सिचुएशन को। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया भी है, गेट्स फाउंडेशन भी है, गावी भी है, जॉन स्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी है। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, एक आधी बॉडी का नाम याद रख लेना। मिनिस्ट्री भी याद रख लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि स्टडी तो उन्होंने कंडक्ट करवाई। हेक्सावेलेंट वैक्सीन की अगर बात करें तो ये 6 डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा एक ही वैक्सीन के थ्रू। जब भी वैक्सीन नाम आ जाता है याद रखना वो क्योर नहीं होता, वो सिर्फ प्रिवेंशन होता है। और बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन पे काम करता है। पॉसिबिलिटी अभी भी बनी रहेगी कि कल को वो बीमारी हो सकती है, तो ये प्रिवेंशन पे काम करता है। नाउ ये जो 6 बीमारियां इसके अंदर इंक्लूड करी जाएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, तो नंबर 1 तो डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है इस प्रॉब्लम को, तो कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया। ये आपके स्टेट वगैरह के पेपर में पूछ लिया जाता है, याद रखना कि कौन से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ये पर्टिकुलर बीमारी हुई। तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, अब ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और जैसे वो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ ना, जैसे मान लो ये आपका माउथ है, ये आपका थ्रोट वाला पार्ट आ गया, यहां पर एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन ये प्रोड्यूस कर देता है। और ये जो ग्रे कलर की मेम्ब्रेन होती है ये विद द टाइम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। और हार्ड होने के बाद दिक्कत क्या आती है कि वो जो सांस लेने वाला हमारा चेम्बर था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। सांस नहीं ली जाएगी, सांस भी लोगे तो दर्द होगा उस एरिया में। तो जब आप सांस नहीं ले पाए ऑक्सीजन की कमी आनी शुरू होगी बॉडी के अंदर, तो इसी से हमारा जो हार्ट है वो भी इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया था जिसने प्रॉब्लम थ्रोट वाले पार्ट में कॉज करी, पर उसकी वजह से और भी ऑर्गन इंपैक्ट होते चले। सो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, थिक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेगा थ्रोट वाले पार्ट में, एंड जो एयरवेज होंगे वो रुक जाएंगे, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। एंड मायोकार्डाइटिस, आइटिस कभी भी लग गया ना पूरी बायोलॉजी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी ऐसे आइटिस टर्म आ गई ना तो आइटिस इंडिकेट करेगा इन्फ्लेमेशन को।
इन्फ्लामेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, कईयों को खारिश हो सकती है, कईयों को कोई एलर्जी आ जाएगी, दाने दाने बॉडी के ऊपर आगे, या बॉडी के अंदर इरिटेशन आएगी, तो वो सारी जगह पे आप क्या लगा देते हो, आइटिस। तो ये इन्फ्लेमेशन कौन से पार्ट में होगी, कार्डियो, कार्डियो आपका हार्ट के साथ रिलेटेड है, मायोकार्डियो वो जो बीच वाली मेम्ब्रेन आ जाती है उसमें इंपैक्ट पड़ेंगे जाकर, और ये पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है। तो नंबर 1 जो इस हेक्सावेलेंट वैक्सीन के अंदर बैक्टीरिया को टारगेट करा गया है दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिये। नंबर 2 आता है टेटनस, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज है, क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई की वजह से ये कॉज होती है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्लोस्ट्रीडियम लिखा था, ऊपर कॉर्निबैक्टीरियम लिखा था, साइंटिफिक नेम के अंदर ये जीनस होते हैं, और इस जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीशी आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने लिख दी टेटनाई, तो ये टेटनस को कॉज कर देता है। अब ये जब टॉक्सिन रिलीज करेगा ना, तो मसल में रिजिडिटी कॉज कर देता है। अब जैसे आपका नीचे वाला जबड़ा होता है ना, यही मूव करता है, ऊपर वाला जबड़ा तो नहीं मूव करता किसी का, ट्राई कर लो अगर किसी को पता नहीं है तो, हमेशा नीचे वाला जबड़ा ही आपका मूव करता है जब आप खाना भी खाते हो। लॉक जॉ, लॉक हो चुका है वो, अब मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगी, मसल रिजिड हो चुका है, तो वो प्रॉब्लम आपको कहाँ पे दिखेगी, टेटनस। ये तो एक मसल की बात करी, बाकी मसल्स पे इंपैक्ट होंगे। थर्ड आएगी पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ भी बोल देते हैं। वूपिंग कफ मतलब जब खांसेगा इंसान तो ऐसे वूप की साउंड प्रोड्यूस होती है, ऐसे लगता है सांस ही रुक जाएगी खांसते खांसते इस पर्सन की, तो दैट इज कॉल्ड वूपिंग कफ। इस अब ये किसकी वजह से होता है, तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इसको कॉज करता है। हाईली कॉन्टाजियस है, मतलब एक की प्रेजेंस, पेशेंट की प्रेजेंस में कोई हेल्दी पर्सन रहता है तो स्प्रेड कर सकती है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बच्चों में अगर हो जाए स्पेशली तो बहुत ज्यादा डेंजरस प्रूव होती है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी, इसके टोटल वैसे 5 सीरोटाइप आपको दिखाई देंगे, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। नाउ हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। इसकी वैक्सीन खैर अवेलेबल है, पर अब दोबारा से क्या बोला गया, हेक्सावेलेंट के अंदर इसको ऐड कर देंगे, उसमें पहले भी था पेंटावेलेंट वाले में, पर इसमें भी एडेड रहेगा। अब ये कई बार क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज कर देता है। क्रोनिक एक होती है अक्यूट, अक्यूट मतलब एकदम से ही सिम्टम आने शुरू हुए, क्रोनिक पहले बीमारी बनती गई और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उसके आपको बाद में जाके दिखाई देंगे। सिरोसिस, सिरोसिस का मतलब है जो लीवर है ना उस पे ऐसे धागे धागे बनने शुरू हो जाते हैं, फाइब्रस अपीयरेंस आपको दिखाई देगी। एंड लीवर कैंसर भी ये कॉज कर सकता है। तो बच्चों में अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको दिख रहा है कि वो डेडली प्रूफ हो सकती है एट द एंड। एक आता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब यहाँ से ये जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, आगे वायरस लगा लेना, उसकी वजह से कॉज होता है। इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, नंबर 1 मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जब भी आया, आइटिस फिर से लग चुका है। ब्रेन में वो जो मेनिंजेस होती हैं, ब्रेन में ना कभी आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखा हो तो ऐसे लाइंस लाइंस बनी होती हैं, इनको बोलते हैं मेनिंजेस। इन मेनिंजेस में जब इन्फ्लामेशन होती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, मेनिंजाइटिस। निमोनिया की प्रॉब्लम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपैक्ट हो चुका है। एपिग्लॉटाइटिस, एपिग्लॉटिस क्या होता है, कहां पे होता है, ग्लॉटिस के ऊपर, पर ये बाकियों को समझ नहीं आएगा कि ग्लॉटिस के ऊपर होता है। फिर ग्लॉटिस क्या होता है, यस वेरी गुड। जैसे कई बार बोलते हैं ना आप खाना खाते हो कि बात नहीं करनी है, बात करोगे तो खांसी आ जाएगी, पर वो खांसी आई क्यों, क्योंकि खाना कई बार विंड पाइप में चला जाता है। ये दोनों पाइप साथ साथ ही होती हैं रखी हुई, बॉडी में स्ट्रक्चरिंग ऐसे हो रखी है कि बिल्कुल साथ साथ में ये प्रेजेंट है, और साथ साथ में प्रेजेंट होने की वजह से एक फ्लैप लगा होता है। फ्लैप क्या करेगा, खाना जो है उसको हमेशा किसमें डालेगा, फूड पाइप के अंदर। पर ड्यू टू सर्टेन कंडीशन आप बोलते रहे कॉन्टिन्यूअसली, बॉडी डिस्टर्ब हुई, एपिग्लॉटिस थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये बोलेगा कि खाएगा, उसको पता नहीं लग पाया। तो जब बोलोगे तो आपकी विंड पाइप चाहिए, जब खाओगे तो फूड पाइप चाहिए। सोचो दोनों ही एक्टिव हो रखी थी, दोनों ही एक्टिव हो रखी थी। फ्लैप को पता नहीं लगा कि मुझे बेंड करना था, बेंड नहीं करा तो फूड कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप के अंदर, और विंड पाइप में जैसे गया तो आप खांसोगे। तो वो जो फ्लैप है ना जिसकी वजह से वो रुक रहा था पाथवे की, फूड किसमें गिरना चाहिए, फूड पाइप के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। और इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आया। अब ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है, और जब पूरी बॉडी में मूव करेगा तो इन्फेक्शन बाकी के ऑर्गन्स तक भी जाएगा, सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन। अब अंडर 5 ईयर किसी भी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इट कैन बी फेटल, डेथ हो सकती है बच्चे की। तो इसी वजह से ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। देन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पोलियो। अब पोलियो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया था 2014 में कि इंडिया से पोलियो गायब हो चुका है। फिर भी आप थोड़े 1 साल पहले की बात देखोगे ना, जर्मनी में पोलियो का केस आ गया था, एंड जो स्ट्रेन मिली थी दैट वाज वाइल्ड फॉर्म।
वाइल्ड फॉर्म मतलब पता नहीं लगा कि कहाँ से आई, पर सीवरेज का सैंपल था एक, वहां से वो जर्मनी में पोलियो की स्ट्रेन मिल गई थी अपने को। इंडिया की अगर बात करें 2014 से बोल दिया है कि पोलियो फ्री हो चुका है इंडिया, फिर भी हम पूरी तरह से इरेडिकेशन वर्ड कई बार यूज नहीं करते। एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है इरेडिकेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि अभी भी देयर इज पॉसिबिलिटी कि केस सामने आ सकता है। इरेडिकेशन जब भी बोला जाएगा कि साफ है, कभी नहीं आएगा केस। जैसे स्मॉल पॉक्स में बोलूं, स्मॉल पॉक्स अब हम नहीं सुनते, है ना, यही बोलते हैं कि एक टाइम पे हुआ करती थी ये बीमारी, तो मतलब वो प्रॉपर्ली इरेडिकेट हो चुकी है। तो कई बार टर्म्स क्या यूज करते हैं, जैसे पोलियो फ्री, चांसेस रहते हैं क्या पता फिर से आ जाए, पर स्टिल अभी के लिए कोई केस नहीं आया सामने, तो पोलियो फ्री बोल सकते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें डिक्लेयर कर दिया था। अब ये पोलियो वायरस की वजह से होती है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। नर्वस सिस्टम, आपका ये ब्रेन आ गया, ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड लगी होती है, उसके साइड में जो नर्वस सिस्टम आप देखोगे उसको क्या बोल दिया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये सारे इंपैक्ट होते हैं, तो मूवमेंट में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, पोलियो के पेशेंट आपने देखे होंगे पिक्चर्स में। नाउ करंट सिनारियो क्या है, अभी तक हमने 26 मिलियन जो इंडियन बेबीज हैं उनको वैक्सीनेट करा है एनुअली। एक प्रोग्राम चलाया था सरकार ने जिसको बोला जाता है UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कई बार क्या होता है, वैक्सीन आपको एक्सेसिबल ही नहीं हो पाती, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड करा कि हम हर हेल्थ केयर सेक्टर, जैसे डिस्पेंसरीज होती हैं, रूरल एरिया में भी जाओगे डिस्पेंसरी वहां पर भी अवेलेबल होगी, वहां तक इन वैक्सीन को पहुंचाएंगे। अब वैक्सीन तो पहुंचा दी, अब थोड़ा आपको अपग्रेड भी करना पड़ेगा। अपग्रेड आप कैसे करें, जब स्टडी कंडक्ट करी तो बोला ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं इनटू हेक्सावेलेंट, मतलब ये सारी इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे ये पीछे देखा ना आपने, ऊपर की 5 आ जाएंगी पेंटावेलेंट के अंदर, और इसका अलग से दिया जाता था, IPV बोल देते हैं उसको, आगे बता रही हूं। अभी ऊपर की 5 थी पेंटावेलेंट वैक्सीन में जो अभी तक चलती आ रही है। DPT तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस भी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी भी इंक्लूडेड है। ये वाला जो था ये अलग से बूस्टर की फॉर्म में दिया जाता था, ये यूं अज्यूम कर लो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसका अलग से डोज दिया जाता था। 2 इंजेक्शन लग गए, एक पेंटा का लग गया और एक इसका अलग से लगेगा। कौन सी, नहीं मैंने बताया तो पोलियो वायरल है, हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी ये भी आपका वायरल है। ऊपर देखोगे पर्ट्यूसिस, DPT तीनों ही क्या थे, बैक्टीरियल थे। ये देखो ये पुराने वाला वर्जन है जो अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी हेक्सावेलेंट पे तो स्टडी कंडक्ट होगी, प्रॉपर्ली बनाया जाएगा उसको, फिर जाके पॉपुलेशन के अंदर इसको लाएंगे। तो सबसे पहले पेंटावेलेंट, तो जो शुरू की आपने 5 देखी वो सारी इसमें आएंगी। प्लस लिखा है फ्रैक्शनल IPV, इसका अलग से डोज दिया जाता है। पोलियो की बूंदे होती थी 2, है ना, पी आप लोगों ने, तो वो ओरल वाली जो फॉर्म आती थी वो पोलियो के लिए यूज करते थे। ओके, एंड जो सेकंड जो बूस्टर आता था ना, बूस्टर में एक DPT बूस्टर भी दिया जाता था। ये जो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस है ये ना है, तो मतलब आप क्या देख रहे हो, पेंटावेलेंट वैक्सीन आ गई, फ्रैक्शनल IPV आ गया। IPV का मतलब है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड मतलब पोलियो वायरस को यहाँ पे इनएक्टिवेट कर दिया, बस बॉडी के अंदर आपके डाल दिया, ताकि बॉडी को पता लग जाए कल को ऐसा वायरस आ सकता है तो हमारी बॉडी पहले से ही रेडी रहे। पर पोलियो वायरस था ही इतना डेंजरस, देखो ना इसकी वीकेंड फॉर्म यूज करी, इसको क्या कर दिया, पहले इनएक्टिवेट कर दिया, ताकि स्ट्रक्चर को समझ सके हमारी बॉडी की एक्चुअल में ये कैसे फंक्शन करेगा बॉडी में आके, तो एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएंगी शरीर के अंदर। तो और दूसरा क्या दिया जाता था यहाँ पर, बूस्टर। बूस्टर किसका रहेगा, तो DTP का, यानी कि वो डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस वाला। डन, इसको अब रिप्लेस कर देंगे, एक तो हेक्सावेलेंट वैक्सीन और इन्हीं का हेक्सावेलेंट बूस्टर बनाएंगे। जो बूस्टर होता है इंजेक्शन फॉर्म एंड ओरल दोनों ही चलते हैं, ठीक है। वो जो 2 बूंद जिंदगी की बोलते थे, पोलियो वायरस वैक्सीन के लिए ही बोलते थे, कौन से वाली, इनएक्टिवेटेड, ठीक है। पी आप लोगों ने है, वैसे पी होगी डिस्पेंसरी में जाके, बच्चे खुद ही चले जाते थे, ठीक है। प्राइमरी बच्चों को, छोटे वाले बच्चों की बात कर रहे हैं ना, अंडर 5, तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। शेड्यूल वालों, टाइम टेबल, हर वैक्सीन एक सीक्वेंस में लगती है कि ये वाली वैक्सीन लगी इस महीने, एक अगले लगेगी, तो वो शेड्यूल है। चलो ठीक है, नाउ कॉस्ट असेसमेंट। अब देखो जब आप नई वैक्सीन बनाओगे पैसा भी उस पर लगेगा, एंड जब पैसा उसके ऊपर लगाओगे फिर आपको एलोकेट भी तो करना पड़ेगा वैक्सीन को, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगी वैक्सीन। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाती है, तो सरकार ने बोला कि हम तो वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं, कि लोगों का हमें वेलफेयर भी देखना है, तो वेलफेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट नंबर 1 आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि जो पीछे आपने इंस्टीट्यूशन पढ़े जिन्होंने स्टडी इकट्ठे बैठ के करी, तो सरकार तो थी आपकी, प्लस प्राइवेट कंपनीज भी उसमें इन्वॉल्व थी, एंड प्राइवेट कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं देंगी, है ना। तो वहां पे प्रॉफिट भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि R&D आपने करा, चीजों को बनाया, आपने टेस्टिंग करी, टेस्टिंग में कई बार फेल हुए, दोबारा से आपको अपग्रेड करना पड़ा, तो पैसा बहुत ज्यादा लगा, तो उनको अपनी कॉस्ट भी वहां से रिट्रीव करनी होती है। तो सरकार को वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी प्राइवेट कंपनी से, सिरिंजेस नई टाइप की लेके आनी पड़ेंगी,
सिरिंज जो होती है ये भी बार बार आप देखते हो चेंज करनी पड़ती है, निडल तो स्पेशली। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, जब ये दवाइयां निकलती हैं देखना वो बर्फ का एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसी में से निकालते हैं और आपको इंजेक्शन दे देते हैं। हेल्थ केयर वर्कर टाइमिंग ये भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, एंड केयर गिवर टाइम, ये केयर गिवर्स आगे इसमें सारे आपके जो भी डिस्पेंसरी वाले आएंगे, जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा पब्लिकेशन भी हो चुकी है इसकी एक जर्नल के अंदर, ह्यूमन वैक्सीन एंड इम्यूनोथेराप्यूटिक्स की हेक्सावैलेंट वैक्सीन भी दी जा सकती है। अब यहाँ पे ना आपको दो बाइफर्केशंस दिखाई देंगी। क्या दिखाई दे रही है? एक तरफ हम भागे हुए हैं हेक्सावैलेंट वैक्सीन बनाने के लिए, हेक्सा जहां पे वन फिट फॉर ऑल, कि एक ही वैक्सीन बनाओ, सारी बीमारियों को इसी से ठीक करो। पर वहीं पे डेंगू का केस जब आपने पढ़ा तो उसमें हमने बना तो दी, कौन से वाली थी? नहीं, पेंटावेलेंट बोल लूंगी, हेक्सावेलेंट बोलूंगी, बायवेलेंट बोलूंगी, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट इंडिकेट करता है उसमें 4 सीरोटाइप्स के लिए हमने वैक्सीन को बनाया। अब जब बनाया तो इम्पैक्ट एक के ऊपर अच्छे से आ रहा था, बाकियों के ऊपर हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाया। तो ये कई बार जब आप मल्टीपल स्टेन्स को या मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज को एक ही वैक्सीन से क्योर करने की ट्राई करते हो, या सॉरी प्रिवेंट करने की ट्राई करते हो, तो ये ड्रॉबैक भी निकल के आती है, जो कि डेफिनेटली इसमें भी निकल के आएगी। पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले ट्रस्ट भी बिल्डअप करना पड़ता है, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकारों के द्वारा। तो ये सारी प्रोसेस होगी, उसके बाद ही ये इम्पोज करी जाएगी मार्केट के अंदर। आर्टिकल डन। तो वैक्सीन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक जब आप पढ़ोगे उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसको।